में सौदा आपका, मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। तो पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद कच्चे तेल में आज भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। नाइमेक्स पर WTI क्रूड करीब 1.5% गिरकर $42 के नीचे है। वहीं ब्रेंट का दाम भी $49 के नीचे आ गया है। चीन के बाद जापान की इकोनॉमी को लेकर अब चिंताएं बढ़ने लगी है। ऐसे में कच्चे तेल की डिमांड पर असर पड़ सकता है। कॉमेक्स पर सोने का दाम $1115 के आसपास है, लेकिन चांदी पर बेस मेटल्स में सुस्ती का साफ असर दिख रहा है। और भारत में किस तरह की ओपनिंग हो रही है, हम सोने में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। 25,929 पर सोना दिख रहा है। और इसके बाद नजर डालते हैं कि चांदी की शुरुआत आज कैसी हो रही है भारतीय बाजार में। यहां पर भी तेजी 35,590 का स्तर चांदी में देखने को मिल रहा है। क्रूड की अगर बात की जाए तो क्रूड में जो हम एक प्रेशर देख रहे हैं वो यहां पर भी नजर आ रहा है। दबाव में क्रूड 2,744 के भाव पर क्रूड खुलते हुए। नेचुरल गैस, जब पिछले हफ्ते हमने देखा था काफी ऊंचाई पे रहे थे नेचुरल गैस, लेकिन आज इसमें दबाव 181 रुपए का स्तर नेचुरल गैस में। लेकिन जो बेस मेटल्स हैं, कॉपर दबाव के साथ खुल रहा है। निकल भी उसी दबाव के मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। 692 रुपए का स्तर निकल में दिख रहा है। एल्यूमिनियम अभी हालांकि तेजी दिखा रहा है। 101 रुपए 65 पैसे का भाव एल्यूमिनियम में नजर आ रहा है। लेकिन लेड, जो कमजोरी हमें कॉपर और अभी जिंक में दिख रही थी, वही उसी को कंटिन्यू कर रहा है। जिंक भी कमजोर शुरुआत आज कर रहा है। 118 रुपए 95 पैसे के साथ कारोबार हो रहा है। सोयाबीन पर नजर आते हैं। 3,364 हरे निशान के साथ ओपन होता हुआ सोयाबीन यहां नजर आ रहा है। और कमोडिटी बाजार में हम देख रहे हैं बहुत ही मिला जुला रुख है। कच्चे तेल में गिरावट हावी है। मस्टर्ड सीड भी गिरावट के साथ खुल रहा है। 4,111 के भाव पर मस्टर्ड सीड नजर आ रहा है। चना तेजी दिखा रहा है। अभी 4,571 का स्तर हमें चने में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगर शुगर को देखें तो ये भी आज तेजी के साथ 2,380 के भाव पर हरे निशान पर खुलता हुआ। कोरिएंडर यानी कि धनिया, दबाव 10,090 का स्तर। जीरे में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। 15,195 का स्तर। और इसके साथ कैस्टर सीड में देखिए आज तेजी है। 4,058 रुपए के स्तर पर कैस्टर सीड हरे निशान पर खुलते हुए। और हमारे साथ हैं IIFL के हितेश जैन। गुड मॉर्निंग हितेश। क्रूड पर दबाव बढ़ गया है। जब जापान की चिंता भी सामने आ गई है तो क्या गिरावट और बढ़ सकती है? आप इस गिरावट में क्या करने की सलाह देंगे सर? देखिए, एक टाइप ऑफ फॉलिंग नाइफ मार्केट है क्रूड ऑयल में, और कोई इम्पेटस दिखता नहीं है, ट्रिगर दिखता नहीं है कि कोई मैसिव रिकवरी होने वाली है। जिस हिसाब से एक से एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रीच होते जा रहे हैं, अभी रिसेंटली जो 43.5 या जो 42 का लेवल ब्रीच हो चुका है, ओवरऑल यही मार्केट से इन्फ्लुएंस आता है कि एक बार तो प्राइसेस $37-38 तक डेफिनेटली आएंगे। और सप्लाई साइड पे तो हम देख रहे हैं कि ग्लट मेंटेन है। आप ओपेक का आउटपुट हेल्दी है। इनफैक्ट यूएस के रिग काउंट्स भी जो पहले डिक्लाइन हो रहे थे कुछ महीनों से, कुछ वीक से या 5-6 वीक से बढ़ना चालू हो चुके हैं। तो काफी सप्लाई साइड मॉडरेशन नहीं है, डिमांड साइड पे कम नहीं है। आई थिंक स्टोरी इंटैक्ट है। जो सप्लाई ग्लट का रेटोरिक है वो वे करते रहेगा। रणनीति नीचे की साइड ही रहनी चाहिए। आई थिंक घरेलू बाजार में विल नॉट बी सरप्राइज टू ऑयल प्राइसेस मूविंग बिलो 2,500 रुपीज पर बैरल। ओके, तो दबाव और गहरा सकती है कह रहे हैं हितेश यहाँ पर। लेकिन आज एक और कमोडिटी जो दबाव के साथ खुली है हितेशी, वो है नेचुरल गैस की। इस पर क्या नजरिया बन रहा है सर? आज काफी दबाव नजर आ रहा है नेचुरल गैस में। बिकवाली का प्रेशर है। देखिए, नेचुरल गैस अगर देखें पूरे कमोडिटी से कंपेयर करें तो कुछ वीक से ओवरऑल रेजिलियंट रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जो फॉल आया है सब कमोडिटीज में, नेचुरल गैस देखे अपने एक रेंज में ही कन्फाइंड था। बट आई थिंक जो रिसेंट गेन्स थे वो नीचे उतर है, क्योंकि जो हिसाब से यूएस में जो वार्म वेदर के फोरकास्ट थे वही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे इन्वेंट्री मूवमेंट पे। आप देखिए, इन्वेंट्री बिल्ड भले बहुत ज्यादा स्केल पे नहीं हो रही, बट मूवमेंट आपका जो इन्वेंट्री हाफ साइड 60 BCF या 70 BCF हमेशा हो रहा है। और ईयर ऑन ईयर और आप 5 ईयर एवरेज की बात करें तो भी इन्वेंट्री लेवल बहुत कंफर्टेबल है। तो आई थिंक जो भी रिसेंट गेन्स है वो कहाँ ना कहाँ डायल्यूट हो जाएंगे। घरेलू बाजार में मुझे लगता है एक बार 173-174 के लेवल देखने में। सर, चीन के बाद जापान के खराब खबरों से क्या सोने को सपोर्ट मिलेगा? क्या करना चाहिए गोल्ड में?
देखिए, चाइना का जो डिवैल्यूएशन मूव था वो तो वन ऑफ था और मार्केट्स हैव एक्चुअली टू एन एक्सटेंट प्राइस्ड इट, बट मुझे लगता है फोकस जो है वो अभी भी यूएस के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे ही रहेगा। आई थिंक ये वीक में जो मिनट्स आने वाली है, जुलाई में जो मीटिंग हुई है, वो बहुत क्रूशियल रहेगी और वो एक क्लियर इंडिकेशन बता देगी कि क्या होने वाला है। यहाँ रेट हाइक तो आई थिंक द ऑफरिंग है प्रोबेबली दिस सितंबर और मे बी नवंबर, तो उस पे आई थिंक मार्केट्स टू एन एक्सटेंट थोड़ा रेंज बाउंड ही चलेंगे। वेडनेसडे के बाद ही बहुत बड़ा जो मूवमेंट आपका जो डायरेक्शन मिलने वाला है वो वेडनेसडे के बाद ही मिलेगा। बट हमारी रणनीति जो सिंपल है, जो गेन्स है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इवेंचुअली जो डॉलर है वो वापस ऊपर के साइड ही मूव करेगा, क्योंकि कहाँ ना कहाँ रेट हाइक का जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट्स प्राइसिंग करने की कोशिश करेंगे। अब बेस मेटल्स पर आपकी नजर कहां पर टिकी हुई है सर? आज दबाव के साथ खुले हैं भारत में। लाइक क्रूड, देखिए अब सब इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में कोई भी रे ऑफ होप नहीं दिखता और इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग विंटर फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज। आई थिंक जो मैंने डायनामिक की बात की है कि हर इंडस्ट्रियल कमोडिटी में यही हो रहा है कि सप्लाई साइड मॉडरेशन नहीं हो रहा और डिमांड भी पिकअप नहीं हो रहा। जनरली बहुत प्राइसेस लो हो जाते हैं तो जो फंडामेंटल्स है या जो डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम है ऑटो बैलेंस होता है, बट यहाँ पे हम ऐसे बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। तो आई थिंक जो दबाव है मेंटेन रहेगा और चाइना की कोई इकोनॉमिक स्टोरी कोई स्ट्रांग नहीं दिख रही। आई थिंक मार्केट में तो कंसेंसस ये भी है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो इवेंचुअली 7% भी नहीं सस्टेन करेगी, 6.4 तक आ सकती है। तो ये सब फैक्टर्स दबाव मेंटेन रहेंगे। कॉपर में जो भी रिसेंट गेन्स थे हमने देखे 30 से 40 38 तक आया है, वो सस्टेन नहीं कर पाए और वापस 325 328 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू मिस्टर जैन, हमारे वक्त निकालने के लिए। आईएफएल के हितेश जैन थे हमारे साथ कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपने राय हमें देते हुए। जानकारों को एग्री कमोडिटी में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटी के मुताबिक इंस्टेक्स पर चीनी अक्टूबर वायदा में 2325 रुपए पर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में आपको 2420 रुपए का टारगेट मिल सकता है। इस सौदे में 2300 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी कैस्ट स्टील, इसकी सितंबर वायदा में 4040 रुपए पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ऊपर में भाव 4140 रुपए तक जा सकता है और इसमें 39,090 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और अपने लॉसेस को आप थोड़ा सा टैकल करने में कामयाब होंगे स्टॉप लॉस का अगर ख्याल रखेंगे तो। फिलहाल वक्त है ब्रेक का और हम अभी हाजिर हो रहे हैं। हमारे साथ होने वाले हैं खास मेहमान, नतीजों पर बात करने के लिए होंगे पुंछ लॉयड के एमडी और ग्रुप सीईओ जेपी चलसानी। तो बाजारों में बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। सेंसेक्स पर अगर नजर डालें तो ऑलमोस्ट 230 अंकों का गोता लगाकर 27,837 पर सेंसेक्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 58 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लाल निशान पर निफ्टी भी है। मिड कैप में अभी भी हरे निशान को मेंटेन करने में कामयाब है, लेकिन बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि सुबह जब खुले थे तो शुक्रवार को जिस तरह से सरकार ने पीएसयू बैंक को लेकर जो रिकैपिटलाइजेशन का ऐलान किया था उसका हमें पॉजिटिव असर बैंक निफ्टी में नजर आ रहा था, लेकिन अब उन ऊपरी स्तरों से स्लिप करता हुआ बैंक निफ्टी भी करीब 8.7% की गिरावट बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, यानी गिरावट हावी हो रही है बाजार पर। 791 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं, 530 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं। निफ्टी में सिप्ला में हम जबरदस्त दबाव देख रहे हैं, 4% का दबाव सिप्ला में। ओएनजीसी, वेदांता, हिंडाल्को सभी दबाव के साथ कारोबार करते हुए। एनएनडीसी, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वही निफ्टी में जो शेयर्स बढ़ रहे हैं उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्हें बहुत अच्छा एक कैपिटल अब सरकार की तरफ से मिलने वाला है, पीएनबी, एसबीआई, टाटा स्टील, ये सभी मजबूती के साथ कारोबार करने में कामयाब हो रहे हैं। टेक महिंद्रा भी मजबूत कारोबार कर रहा है। एशियन पेंट्स क्रूड की कीमतों में जो दबाव आ रहा है उसका फायदा उठाते हुए मजबूती के साथ सन फार्मा और एसीसी में भी मजबूती के साथ हरे निशान पर कारोबार हो रहा है। शेयरों पर सलाह देने के लिए अभी मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। निफ्टी में जबरदस्त दबाव, इंट्राडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए सर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। सबसे पहले तो हम देखें तो फ्राइडे के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, और अधिकतर जो ट्रेडर्स हैं वो फ्राइडे को लॉन्ग पोजीशंस ही लेके गए थे, बट आज एक गैप डाउन ओपनिंग देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है जो ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी के लिए 8465 के लेवल पे नजर रखें। निफ्टी इन स्तरों के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी 8465 के लेवल्स के नीचे आज पूरा दिन सस्टेन करता है और क्लोजिंग लेता है
तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा पेन देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी को देखें तो उसके अंदर उस इंटेंसिटी का सेल ऑफ देखने को नहीं मिला है। नीचे में जो सपोर्ट्स हैं उनको होल्ड कर रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जैसे प्रियंका आपने पूछा कि इंट्राडे के लिए क्या करें, अगर इंट्राडे का नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी को शॉर्ट करने की बजाय आप बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कीजिए। बैंक निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एंड दूसरी तरफ अगर निफ्टी 8465 के नीचे क्लोजिंग लेता है तब मेरा ऐसा मानना है निफ्टी के अंदर टूवर्ड्स क्लोज 3 बजे 3:15 बजे के अराउंड अगर निफ्टी इन स्तरों के नीचे है तब इसके अंदर शॉर्टिंग करनी चाहिए। अदरवाइज वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो निफ्टी में वेट एंड वॉच, लेकिन बैंक निफ्टी में राकेश जी को जरूर अब नजर आ रहा है। और अब मेरे साथ अहमदाबाद से पीसी पटेल साहब है अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर पटेल, पूछिए कौन सा शेयर है सर आपके पास? मिस्टर पटेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है आपका फोन हमारे से कनेक्टेड है। पूछिए अपना सवाल सर, कौन सा शेयर है आपके पास? हमारे पास है पटेल इंजीनियरिंग का शेयर है। 100 शेयर लिया है 122 में। ओके, और 42 रुपए 30 पैसे पर शेयर नुकसान है। ओके, हो गया, लेकिन अभी क्या है कि अभी तो बराबर उसका रिजल्ट कुछ दिखाई नहीं देता है। उसका क्या करने का है? चलिए, क्या करने का है पटेल इंजीनियरिंग में पटेल साहब को? राकेश सर 42 रुपए 30 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। 1 साल पहले की खरीद रही है। कैसे इसके चार्ट स्ट्रक्चर, क्या सलाह देंगे आप? प्रियंका, चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव नहीं है। हालांकि अभी हम देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 65 रुपीज पे स्टॉक ने एक बेस बनाया है। एक पुल बैक रैली स्टॉक में बन सकती है, ऊपर में 95-100 रुपीज के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट मेरी राय रहेगी उछाल पर या इन स्तरों पर पटेल इंजीनियरिंग से निकलें। अगर इसी स्पेस में रहना है तो L&T एक अच्छा आउट परफॉर्मर मुझे लगता है। अगर ये L&T में स्विच करते हैं तो मुझे लगता है 1.5 से 2 साल में अपने नुकसान की भरपाई ये कर पाएंगे। ओके, और अब अवीश है मेरे साथ जलगांव से। नमस्ते अवीश, पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर है आपके पास? अवीश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अवीश जी का सवाल हम तक पहुंच गया था और ये जानना चाहते थे कि आईटीसी में इन्हें क्या करना चाहिए। 30 शेयर हैं, 1 रुपए में उन्होंने खरीदारी की थी, 315 रुपए के शानदार मुनाफे में है। राकेश सर, क्या मुनाफा बुक करें इसमें आईटीसी में? 1 रुपए की खरीद, मतलब काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर खरीदा था इन्होंने आईटीसी को। प्रियंका, काफी नीचे के पॉइंट पे लिया हुआ है, इससे ज्यादा तो डिविडेंड इनको आ जाता है। और जिस तरीके से स्टॉक है, हालांकि हम देखें पिछले 6 महीने में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा है, बट दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि स्टॉक ने नीचे में जो इसके 290 के अराउंड के जो अच्छे सपोर्ट्स हैं उनको बुरी न्यूज पर बुरे समय पे भी नहीं तोड़ा है। स्टॉक मेरे को लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए जितने तरीके से ये होल्ड करते आए हैं। आने वाले समय के लिए भी अगर लंबी अवधि का नजरिया बना के होल्ड करते हैं तो जो आईटीसी की अंडर परफॉर्मेंस रही है अभी पिछले 6 महीने में और अभी जो चल रही है, मुझे लगता है 1.5 से 2 साल में वो अंडर परफॉर्मेंस जो है वो आउट परफॉर्मेंस में बदलने का पोटेंशियल रखती है। क्लियरली होल्ड करने की राय है। ओके, तो होल्ड कीजिए आईटीसी को, शानदार मुनाफा हो रहा है। और मुझे अभी पता चला है कि ये इनके पिताजी को आईपीओ के दौरान ये अलॉट हुआ था और इसीलिए 1 रुपए का प्राइस पॉइंट 315 रुपए के शानदार मुनाफे पर बैठे हुए अवीश यहाँ पर। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए होंगे पुंज लॉयड के एमडी और ग्रुप सीईओ जेपी चलसानी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब हमारे साथ हैं पुंज लॉयड के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ जेपी चलसानी। गुड मॉर्निंग मिस्टर चलसानी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फाइनेंशियल ईयर 15 टफ ईयर रहा आपकी कंपनी के लिए और फाइनेंशियल ईयर 16 की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही है। बॉटम लाइन में हम जबरदस्त दबाव देख रहे हैं, बिटा लेवल्स में भी लॉस देख रहे हैं। क्या डिफिकल्टीज रही हैं आप लोगों के लिए सर? देखिए, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आप देखेंगे, दिस इज फॉर स्पेसिफिक, देयर आर सम स्पेसिफिक रीजंस व्हाई वी हैड बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स इन दिस क्वार्टर। दैट्स मेनली बिकॉज एक तो है कि करीब 300 करोड़ का रेवेन्यू हमारा शिफ्ट हुआ सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स को इन ऑफशोर बिजनेस, बिकॉज वी हैड सर्टेन इश्यूज विद द क्लाइंट्स इन बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये इशू अभी रिजॉल्व हो चुका है, तो दिस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में जो 300 करोड़ शॉर्टफॉल हुआ फर्स्ट क्वार्टर में वो रिकवर कर लेंगे हम।
दूसरा मेन रीजन था कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में वर्किंग कैपिटल का काफी प्रॉब्लम हुआ हमारे लिए. देयर वाज एब्सोल्युटली नो वर्किंग कैपिटल कमिंग इनटू द ऑपरेशंस. दैट इज बिकॉज जो करेक्टिव एक्शन प्लान जो बैंक्स ने शुरू किया सितंबर 2015 में थ्रू जॉइंट लेंडर फोरम JLF रूट, वो जून एंड में कंक्लूड हुआ है अभी. तो इसीलिए लास्ट क्वार्टर में वर्किंग कैपिटल के लिए काफी तकलीफ हुआ हमारे लिए. बट नाउ दैट्स बिहाइंड अस. नाउ एंड ऑफ जून the CAP has been implemented now, so we have both incremental fund-based and non-fund-based facility. These two are the main reasons why we couldn't. In fact, if these two were not there, our top line would have been even more than the quarter-on-quarter basis if you compare. And because these two are now resolved, and we expect that gradually whatever the shortfall happened in the first quarter, we will be able to make up in the subsequent quarters progressively. तो आप कह रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो गए हैं, तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 16 के लिए किस तरह की राह आप देख रहे हैं और क्या चुनौती रहेगी अभी कंपनी के लिए प्रायोरिटी में? देखिए, हमारा टारगेट है इस साल एट स्टैंडर्ड बेसिस में अबाउट 8,000 crores ऑफ रेवेन्यू टू बी टॉप लाइन फॉर दिस FY16 ऑन दिस. तो जो टारगेट है वो टारगेट हम लोग वी आर स्टिल होपफुल एंड वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट वी विल अचीव बाय अचीविंग द higher rate of revenue progressively going from Q2 to Q4. Of course, obviously it's gradual ramp up. दूसरा रीजन ये है कि हम काफी कॉन्फिडेंट है ये टारगेट मीट कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा न्यू ऑर्डर बुक जो है वो काफी अच्छा है. अभी तक जो भी बिट्स अभी रिजल्ट्स मिला है हमको, उसमें वी आर आइदर वी वन और वी हैव बीन प्लेस्ड एज द लोएस्ट बिडर, सक्सेसफुल बिडर फॉर अबाउट 3,700 crores वर्थ ऑफ ऑर्डर्स. कि अगर कंपेयर करेंगे पूरा पिछले साल FY15 में हमारा पूरा साल में 7,000 crore का ऑर्डर बुक हुआ हमारा, 3,700 crores अभी एक ही क्वार्टर में हुआ, और इसके आगे अभी 20,000 crore का बिड्स हम सबमिट कर चुका है, रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा है, और 27,000 का 27,000 crores का बिड्स अभी हमने शॉर्टलिस्ट किया है. नेक्स्ट 45 डेज में बिड जाएंगे, मतलब 47,000 crores का बिड्स का रिजल्ट्स अभी Q2 में आएंगे. अगर आप 20% भी हिट रेट लेंगे तो फर्स्ट 6 months में वी विल क्रॉस 10,000 crores ऑफ ऑर्डर बुक. So second six months we'll wait and see for the more orders. So therefore, with a lot of new orders coming in and the cap being in position now and the client related issues behind us now, the company reasonably confident है कि हमारा जो टारगेट है FY16 का वो जरूर मीट करेंगे. तो आपने अपने ऑर्डर बुक के बारे में बताया, जो अभी नए ऑर्डर्स मिले हैं जो शानदार दिख रहे हैं, तो क्या आप मान रहे हैं डिमांड एनवायरनमेंट सुधर रहा है? कैसा दिख रहा है आपको डिमांड एनवायरनमेंट डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों? देखिए, डिमांड एनवायरनमेंट इंडिया में हमारा सबसे ज्यादा इंडिया में बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में टारगेट कर रहे हैं हम लोग. वहाँ काफी डिमांड है, मेनली इन रोड्स, मेट्रोस एंड द रेलवे सेक्टर में. एंड देयर आर सम बिल्डिंग्स व्हिच आर मेनली आउटसाइड इंडिया एंड फॉलोड बाय पावर सेक्टर. लेकिन फर्स्ट 6 months आप देखेंगे तो B&A मैक्सिमम है, पाइपलाइन एंड टैंकेज सेकंड है, विच इज मोस्टली इंटरनेशनल है, इंडिया में कम है. तो पावर एंड प्रोसेस थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में अभी इन द फर्स्ट 6 months में ऑन दिस. मूविंग अहेड वी एक्सपेक्ट दैट B&A एंड द पावर इंडिया में ज्यादा रहेगा डिमांड. पाइपलाइन एंड टैंकेजेस एंड द प्रोसेस वुड बी आउटसाइड इंडिया. मिस्टर सुल्तानी, डिफेंस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं डिफेंस में भी एक बड़ा पुश मिल रहा है, तो कंपनी इसमें किस तरह की बिडिंग कर रही है और क्या एक्सपेक्टेशन रखती है डिफेंस सेक्टर में? देखिए, डिफेंस सेक्टर में पुंजलैंड एक ऐसा कंपनी है कि वो बहुत दिन से काम कर रही है. काफी लोग नए हैं, लेकिन पुंजलैंड काफी दिन से काम कर रही है. हमारे पास अच्छा सा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वगैरह है. आपको मालूम होगा कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है उसमें हम लोग 2 बिडर को शॉर्टलिस्ट किया गवर्नमेंट में, हम उसमें एक है. Probably the financial bids should get opened in this quarter. So hopefully we are reasonably confident that first order book in defense would be booked in this quarter. आगे जाके हम लोग काफी different programs में participate कर रहा है. Defense is going to be definitely one of our the important sectors, but वो gradual pickup करेगा. और कंपनी अपने क्लेम्स रियलाइजेशन पर भी काम कर रही थी. कितना रियलाइज कर लिया आप लोगों ने इसे फाइनेंशियल ईयर 15 में, और कितना पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 16 के लिए ये रियलाइजेशन? देखिए, इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन आल्सो. इफ यू लुक एट हमारे एबिटा जो नेगेटिव है, सो 298 crores, मेनली बिकॉज 2 रीजन के लिए, 2 गुने के लिए हुआ था. ये एक तो 150 crores एक्सचेंज रेट लॉस हुआ हमारा लिबिया की वजह से, लिबियन करेंसी की वजह से, और 100 crores
हम क्लेम्स में कॉन्सेंट्रेट करके अभी अक्रॉस द टेबल क्लेम सेटल कर रहा है। सो इस क्वार्टर में 300 करोड़ से ज्यादा क्लेम्स हम लोग रिलीज किया है। उस प्रोसेस में हमने 100 करोड़ सेटलमेंट भी किया है, वो भी इम्पैक्ट दिखाया बुक्स में ऑन दिस। बट 300 करोड़, मोर देन 300 करोड़ ऑफ कैश हैज कम इन। Total target for this year is about 200,000 crores for FY16 on this, and which is what we are going to use significantly for reduction of debt so that interest costs come down. तो डेट आपके बुक्स में अभी कैसा दिख रहा है सर? क्या लेवल्स पर है? इसे नीचे लाने के लिए क्या तैयारी है कंपनी की? जो बोला मैंने, ये जो क्लेम्स रियलाइजेशन टारगेट है हमारा 200,000 crores for this year, वो और कुछ सम नॉन कोर एसेट जो बार्जेस वगैरह है उसका भी हम लोग सेल करके, तो ये रियलाइजेशन हम डेट कम करने के लिए कोशिश कर रहा है। दिस करंटली इट स्टैंड्स एट अराउंड 600,000 crores। शुक्रिया मिस्टर चलसानी हमसे बात करने के लिए। पुंछ लॉयड के एमटीओ ग्रुप सीईओ जेपी चलसानी हमारे साथ थे नतीजों पर बात करते हुए। फाइनेंशियल ईयर 15 एक टफ ईयर रहा, लेकिन पहला क्वार्टर बहुत शानदार नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन आगे उम्मीद अभी बाकी है। आज स्टॉक में हम प्रेशर देख रहे हैं, करीब 3.5 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है पुंछ लॉयड यहां पर। वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नतीजों पर बात करने के लिए मणप्पुरम जनरल फाइनेंस के सीएफओ कपिल कृष्णन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं और आपका आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। शुक्रवार की शानदार तेजी के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में अचानक बिकवाली। सेंसेक्स 300 पॉइंट तक गिरा, निफ्टी 8,450 के नीचे। Excitement in the market that there's going to be some big top-down announcement perhaps is not the right way to think about this sector. PSU बैंक को चमकाने के लिए 7 सूत्री इंद्रधनुष प्लान का ऐलान। अब क्रेडिट ग्रोथ के बजाय मुनाफे वाले संकेतों पर होगा फोकस। मैनेजमेंट को मिलेगा ESOP और परफॉर्मेंस से जुड़ा बोनस। PSU बैंकों के मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर के दिग्गजों की भी शुरुआत। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व हेड रवि वेंकटेशन बने बैंक ऑफ बड़ौदा के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सिटी ग्रुप में रहे जयकुमार बने MD। PSU बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी। जुलाई में व्यापार घाटा बढ़कर हुआ करीब $2 अरब। एक्सपोर्ट में लगातार 8वें महीने गिरावट। इस महीने हो सकता है एक्सपोर्ट्स के लिए सस्ते कर्ज का ऐलान। लेदर इंडस्ट्री को मिल सकती है खास तवज्जो। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और अब बात करते हैं मणप्पुरम जनरल फाइनेंस के नतीजों की। हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप CFO कपिल कृष्णन। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्णन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप इस परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, कहां से मजबूती मिली है? और साथ ही में कंपनी का जो नया माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इससे किस तरह का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला सर इस क्वार्टर में? हाँ जी, इस क्वार्टर में हम लोग की टोटल लोन बुक 10,000 करोड़ से क्रॉस होके 10,100 करोड़ तक पहुंच गई। और हम लोग की जो माइक्रो फाइनेंस की सब्सिडरी है उसका AUM 30% इंक्रीज हुआ है 420 करोड़ को। और उसका जो ROA है दैट इज 4.36 विच इज वेरी हेल्दी। एंड हम लोग की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो हर क्वार्टर कम आ रहा है, और इस क्वार्टर भी 35 बेसिस पॉइंट कम होके 11.6% पर पहुंच गया है। और अगर एक साल पहले से देखें तो ऑलमोस्ट 99 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। और हम लोग ने शॉर्टर टेन्योर प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था एक साल पहले, तो जो गोल्ड की प्राइस डिक्लाइन हुई है उससे हमको ज्यादा धक्का नहीं पड़ेगा। बस हमारी 5% बुक विल बी affected by the recent gold price fall. So we are in a much better position than most of the rest of the players. एब्सोल्युटली। जो गोल्ड के प्राइसेस को हम जिस तरह से नीचे जाते हुए देख रहे हैं, मतलब 2011 के भी नीचे स्तर पर नजर आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखेंगे? अपने लोन टू वैल्यू रेशियो पर ये समझना चाहेंगे, ओवरऑल इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा?
हम लोग ने क्या किया था कि एक साल पहले जो 1 ईयर का लोन है उसके लिए 65% LTV दिया, हम लोग ने कम करके 65% कर दिया था कंपेयर टू द मैक्सिमम अलाउड ऑफ 75%। और जो 3 मंथ का लोन है उसमें हम मैक्सिमम 75% LTV दे रहे थे। तो इसीलिए अगर लोन शॉर्टर टेन्योर का है तो इंटरेस्ट अक्रूड भी कम होगा, और अगर कस्टमर ने इंटरेस्ट भी नहीं कुछ सर्विस किया है तब भी वो विद इन द मनी रहेगा ऑन द मैच्योरिटी। तो हम लोग का जो पोर्टफोलियो है अभी सिर्फ 5% इज एक्सपोज टू द गोल्ड लोन प्राइस। दैट इज अ गुड पोजीशन टू बी इन। एसेट क्वालिटी मेंटेन किया इस क्वार्टर में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या कंसर्न नजर आ रहे हैं एसेट क्वालिटी को लेकर के? हाँ जी, जैसे आपने ऑब्जर्व किया हमारी ग्रॉस NPA इवन दिस क्वार्टर वाज 1.2%, एंड आगे जाके भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही रहेगा। तो आगे के लिए किस तरह के एक्सपेक्टेशन है सर ग्रोथ को लेकर के, और कौन से नए वर्टिकल्स हैं जिस पर नजर रखने वाली है कंपनी? अभी तो हम अपनी माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस बिजनेसेस को हम पुश कर रहे हैं, और द ग्रोथ विल कंटिन्यू। Microfinance companies we are expecting will definitely double their total book in this year, and gold finance में पूरी साल की उम्मीद ये है कि 10 to 15% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी वही ग्रोथ थी, और ऐसी स्टेडी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगी आगे जाके। शुक्रिया। कपिल कृष्णन हमारे साथ है, ग्रुप CFO मनप्पुरम फाइनेंस के अपने नतीजों पर बात करते हुए। सौदा आपका में मेरे साथ हैं गौरांग शाह। गौरांग जी, मनप्पुरम फाइनेंस आपको ये कंपनी कैसी दिखती? नतीजों पर आपने सुना मैनेजमेंट क्या कह रही थी, आज हम देख रहे हैं स्टॉक हरे निशान पर कारोबार कर रहा है, आपको कैसी दिखती है ये कंपनी? प्रियंका जी सुप्रभात। पहले तो आपको इस कंपनी पर मेरे ख्याल से कवरेज नहीं है, मुझे याद नहीं है कि कवरेज है कि नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। लेकिन ये लोन गोल्ड एंड लोन कंपनीज व्हाटएवर लोन अगेंस्ट गोल्ड कंपनीज जो सेक्टर है वहां पर जो कायदे कानून नियम है उसमें बदलाव बहुत ही तीव्र गति से आता है, और एक डर रहता है क्योंकि आपका बेस जो है वो गोल्ड को लेकर के है। तो जाहिर है जिस तरीके से प्राइस करेक्शन हम देख रहे हैं और जिस तरीके से बातें सुनने में आ रही है, सोने के भाव नीचे तरफ जाने की ज्यादा उम्मीद है, संभावना, लेकिन मुझे वो काफी कम लग रहा है। तो एक थोड़ा बहुत रिस्क एक्सपोजर जैसा एलिवेटेड हो जाता है, और मेरे ख्याल से अगर आप इंटरेस्ट सेंसिटिव या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए क्षेत्र में निवेश करने चाहते हैं, NBFCs फॉर एग्जाम्पल विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लोन अगेंस्ट गोल्ड, तो आई थिंक IDFC, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, ये हमें निवेश लायक अगर आप रणनीति बने तो काफी सुरक्षित लगते हैं। जी जी, राकेश सर आपसे पूछना चाहूंगी, मनप्पुरम फाइनेंस आपको कैसी दिखती है चार्ट्स पर? प्रियंका, अगर चार्ट्स देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव नहीं है, रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है। जब भी मार्केट में रैली भी चल रही थी, जब अभी तब भी ये स्टॉक ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा। मेरा ऐसा मानना है कि किसी तरीके की बॉटम फिशिंग से एज ऑफ नाउ क्लियरली दूर रहना चाहिए। जैसे अभी गौरांग ने भी राइटली मेंशन करा, बजाज फाइनेंस का नाम लिया, मार्केट में दूसरे अच्छे बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं सेम स्पेस में, फाइनेंस में, NBFCs में। मेरा ऐसा मानना है वहां पे देखना चाहिए, मनप्पुरम फाइनेंस को एज ऑफ नाउ क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन सौदा आपका में आगे शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हम शामिल करेंगे अपने दर्शकों के सवाल, जिसके जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते अपने दर्शकों के सवालों का। वीरेंद्र है मेरे साथ वाराणसी से। नमस्ते वीरेंद्र जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? हमारे पास कोल इंडिया है, 428 रुपए के लिए है, ये 118 शेयर है। 428 के भाव पर आपने लिया था? जी जी। ओके, तो आपको अभी नुकसान हो रहा है, आपके खरीद के भाव से काफी नीचे आ गया। वीरेंद्र जी, आप वैसे आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या फिर आप लंबे समय तक इसमें रुकना चाहते हैं अभी? नहीं, लंबे समय के लिए।
ओके, सो नजरिया लंबी अवधि का है वीरेंद्र सिंह जी का। गौरांग सर, क्या कहेंगे कोल इंडिया में क्या करना चाहिए? नतीजे कुछ खास नहीं रहे इस क्वार्टर के इस कंपनी में, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो वीरेंद्र जी के लिए क्या सलाह होगी? हमारी तरफ से पहले तो डिस्क्लोजर है, ये प्रियंका की हमारी पॉजिटिव कवरेज है और हमने करीबन 16 या 18 महीने के समय सीमा से, यानी कि 1.5 साल के समय सीमा से 510 का लक्ष्य तय किया है। इनकी खरीद ऊपरी स्तर पर है, लेकिन इनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मौजूदा स्तर पर अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो आधी क्वांटिटी यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटी हमेशा एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है और आउटपुट को लेकर के जो कुछ दिक्कतें थी कंपनी में और कुछ कोर्ट कचहरी के कुछ यहाँ पर इश्यूज थे, मुद्दे थे, वो धीरे धीरे करके अब दूर हुए हैं। और कोल सेक्रेटरी साहब का अगर आप बयान सुने तो वहां पर बहुत ही सकारात्मक नजरिया उन्होंने सामने रखा है और आउटपुट को लेकर के यहाँ पर आई थिंक एक रिकॉर्ड आउटपुट आने वाले समय में होगा। दूसरी तरफ प्रियंका, अगर आप लास्ट माइल लिंकेजेस का जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, वो भी मेरे ख्याल से बखूबी यहाँ पर सुलझ सकता है, जिस प्रकार से रेलवेज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने की बात करती है। और भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की कोल एसेट्स है, कोल इंडिया के पास सर्वोच्चम कंपनी है, ये बेहतर कंपनी है। विनिवेश को लेकर के थोड़ी असमंजस स्थिति बनी थी, उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, जैसे मैंने जिक्र किया, इस स्तर पर आप चाहे तो आधी क्वांटिटी एवरेज भी कर सकते हैं, वरना बने रहे। ओके, सो लंबी अवधि के लिए कोल इंडिया गौरांग जी की पसंद है और साथ ही में एवरेज करने की भी सलाह दे रहे हैं आपको वीरेंद्र जी। और अब बात करते हैं, राजेंद्र हमारे साथ हैं वडोदरा से। नमस्ते राजेंद्र जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं गैमन इंफ्रा लेना चाहता हूँ। अच्छा, और कोई मल्टी बैगर और कोई जैकपॉट शेयर है जो 1 साल 1.5 साल में अच्छा मुझे रिटर्न दे सके? क्या था आपका दूसरा सवाल क्या है सर? पहला तो आप पूछ रहे हैं गैमन इंफ्रा में एंटर करना चाहते हैं आप, राइट? 11.90 का स्तर है। हाँ, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि कोई जैकपॉट शेयर है, मल्टी बैगर कोई है, 1 साल 1.5 साल में मुझे अच्छा रिटर्न दे सके? ओके, चलिए आपने एक्सपर्ट से पूछते हैं हम। राकेश सर, गैमन इंफ्रा 11.90 95 के स्तर पर क्या एंट्री का ये सही समय है? और कोई मल्टी बैगर स्टॉक जो आप राजेंद्र जी को सलाह देना चाहें? प्रियंका, गैमन इंफ्रा देखें तो टेक्निकली मुझे स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, ना ट्रेडिंग के नजरिए से ना निवेश के नजरिए से। मैं इनको बिल्कुल गैमन इंफ्रा से दूर रहने की राय दूंगा। अगर ये लार्ज कैप के अंदर जाना चाहें, जिस तरीके से इनका 1 साल का नजरिया है, तो मुझे कोलगेट काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कोलगेट 3,000 रुपए के प्राइस दिखा सकता है ऊपर में अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। एंड एज ए डिस्क्लोजर, हमने आज ही कोलगेट अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा है इन्वेस्टमेंट के लिए, बाइंग करने के लिए। दूसरा, जिस तरीके का ये मल्टी बैगर स्टॉक देख रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस तरीके के स्टॉक के लिए इनको रिस्क भी लेना पड़ेगा। उस तरीके के स्टॉक को बाय करना है तो पीएसयू बैंकिंग या रियलिटी काउंटर्स को देखना पड़ेगा। रियलिटी के अंदर मुझे अनंतराज काफी अच्छा लगता है। अगर ये मार्केट डिक्लाइन में 40 रुपीज के अराउंड इनको अनंतराज मिलता है, तो 1 साल के नजरिए, 1 से 1.5 साल के नजरिए से बाय करके देख सकते हैं। यहां से 40 रुपीज के भाव पे अराउंड अगर परचेज करते हैं तो वहां से डाउन साइड मुझे कैप लगती है। मुझे लगता है एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से अनंतराज में देखने को मिल सकता है। गौरांग सर, आपके भी 2 पिक्स जानना चाहेंगे, इनके लिए क्या हो सकती है जो ऐसे कोई स्टॉक जो 1-2 साल ही अपना नजरिया बता रहे थे, जो आगे जाकर इनके लिए मल्टी बैगर साबित हो? प्रियंका, अगर गैमन इंफ्रा जैसे स्टॉक ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। और अगर ये आप ध्यान में रखते हैं कि आपको ये मल्टी बैगर बन जाए, तो पहले तो दूर रहे, जैसे अभी राकेश ने भी जिक्र किया। निवेश लायक रणनीति, मुझे नहीं पता इनकी परिभाषा मल्टी बैगर या फिर जैकपॉट शेयर की क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हम आकलन करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सीमेंस हमारा लक्ष्य करीबन 1750 का हमने तय किया है। और हाल ही में नतीजे आई हुई कंपनी और आज जो सुर्खियों में है पेट्रोल और डीजल के दाम कटने के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहां पर एचपीसीएल में हमने हमारा लक्ष्य 1 साल के नजरिए से 995 के आसपास का किया, करीबन 1000 के आसपास का। एक कॉन्जर्वेटिव 15-20% का हिसाब रिटर्न सालाना आप उम्मीद रख सकते हैं।
चलिए, तो हमारे एक्सपर्ट ने आपको चॉइसेस भी बता दी और बिग नोनो गैमन इंफ्रा के लिए कह रहे राजेंद्र जी, उससे दूर रहें आप। कल्पेश जी से बात करते हैं, सूरत से हैं हमारे साथ। नमस्ते कल्पेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे पास ग्रोवेल वेल्थ इंडिया के है 1600 से 19 रुपीज 50 पैसे थे। अच्छा, ओके। मुझे जानना था उसके ऐड करना। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उस ऐड करना चाहिए या फिर उसको भी होल्ड करके रखूँ या सेल कर दूँ। राकेश, ग्रोयर एंड वेल है इनके पास, कल्पेश जी के पास। इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है? क्या एवरेज करने की सलाह देंगे आप यहाँ पर कल्पेश रमानी जी को? देखिए प्रियंका, चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। स्टॉक ने निचले स्तरों से एक अच्छी रैली दिखाई थी, हालांकि स्टॉक ऊपरी स्तरों से करेक्ट करा है। स्टॉक ने खरीद भी इनकी महंगी है। स्टॉक को अगर इनको खरीदना चाहिए था तो 15-16 रुपए के अराउंड खरीदना चाहिए था। इन स्तरों पे तो मैं एवरेजिंग करने की सलाह नहीं दूंगा, बट जिस तरीके से ये मिड कैप काउंटर है, जिस तरीके से इसका वॉल्यूम एक्शन है, इसको मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि स्टॉक को इन्होंने ऑलरेडी होल्ड करा हुआ है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इनको मैं राय दूंगा होल्ड करें, बट एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा। अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 17 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 24-25 रुपए के भाव ऊपर में देखने को मिल सकते हैं 6 से 8 महीने में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और आगे सौदा आपका में हम हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधा चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। ट्रेडिंग लीग में शानदार मुकाबला चल रहा है और जबरदस्त कमाई भी चल रही है। तो जैसा प्रियंका कह रहे थे कि हाथ का मैल नहीं, पैसा चेहरे की रौनक है, वो इस खेल में साबित करके भी लोग दिखा रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक के विजेताओं पे। प्रशांत कुकरेती को आप देखिए, 386% का बेहद शानदार मुनाफा इन्होंने कमाया है। वहीं मयूर को देखिए, वो भी 225% से ज्यादा की कमाई करके बैठे, और बिमल ने भी 200% से ज्यादा की कमाई की। तो ये देख के सामने से लग रहा है आपको कि जबरदस्त कमाई हो रही है। महिलाओं वाले बोर्ड में देखते हैं कि वहां किस तरीके का रिटर्न बनाते हुए लोग दिख रहे हैं। संतोष देखिए 47% रन है, और इदांकरा में भी 43%। तो यहाँ पे भी कम नहीं है, बाजार को बुरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पे आप देखिए। कमोडिटीज में देखिए, जहां पे भारी उठापटक चल रही है, वहां किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, वहां कैसी कमाई चल रही है। रेखा अग्रवाल 87%, बहुत ही शानदार रिटर्न कहा जाएगा कमोडिटीज बाजार में। अतुल को देखिए 49% के रिटर्न के साथ ये भी नंबर 2 की पोजीशन बने हुए। तो बेहद शानदार रिटर्न और कमाई करके दिखा रहे हैं। लेकिन आज का दिन सोमवार को हम बात करते हैं कि विनर कौन है, तो बात करेंगे प्रशांत कुकरेती से, जिन्होंने पिछले हफ्ते 386% की कमाई करी है। इन्होंने 27,601 रुपए लगाए थे और 1,06,500 रुपए कमाए हैं। हिंडाल्को के पुट में इन्होंने खरीदारी करी थी और वहां से शानदार कमाई। हमारे साथ प्रशांत खुद लाइन पे हैं। प्रशांत, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने एक बेहद शानदार रिटर्न कमा के दिखाया और ये साबित किया कि ट्रेडिंग में भी जबरदस्त पैसा बन सकता है। समझाइए जरा, क्या स्ट्रेटजी रखी थी आपने? सर, ये मेरी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैं हमेशा जो है सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज देखता हूँ, और इसमें जो स्टॉक 2020 आता है ये मेरे को बहुत पसंद है। तो इसमें जो है हिंडाल्को का पुट आया था, तो मैंने उसका पुट खरीद लिया। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, जैसे ये स्टॉक 2020 में देखने के बाद एक bajajtrend.com में हमेशा उसका स्ट्रेंथ देख लेता हूँ स्टॉक की। तो मेरी ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, और इसमें हिंडाल्को के अलावा भी बहुत बार मैंने पैसे कमाए हैं। अच्छा, कितने पे लिया था आपने ये पुट? कि मैंने 2 रुपए 20 पैसे पे लिया था। ओके, और कहाँ पे जाके आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, कि अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं? जी, कंटिन्यू है मेरी। अभी भी आप उस पे पुट पे बने, क्या एक्सपायरी तक रखेंगे या उससे पहले पोजीशन काटेंगे? जी, अभी भी पूरा देखिए, पूरा मेटल सेक्टर अभी भी वीक है। हाँ। तो और वो इसलिए, और मार्केट भी वैसा ही है, तो इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ अभी। वाह, तो कहाँ तक, क्या लक्ष्य क्या लेके चल रहे हैं? 85 का टारगेट है मेरा, और अगर या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो 85 के लिए बैठूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया? जी, अभी आज अगर बढ़ के 95 होगा, या फिर देखूंगा चार्ट पे। ओके,
तो उस हिसाब से। ओके, परफेक्ट। प्रशांत की स्ट्रेटजी आपने सुनी, बेहद शानदार स्ट्रेटजी रही और स्टॉक 2020 देख के इन्होंने वो पोजीशन बनाई और शानदार कमाई करी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पैसा बन सकता है मार्केट में, थोड़ी सी होशियारी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जबरदस्त कमाई करिए। प्रशांत इसके जीता जागता उदाहरण हो। अभी भी पोजीशन होल्ड करें, इनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ अभी और पैसा बनेगा। आप भी बना सकते हैं पैसा, मौका आपके पास भी है। ITL से जुड़िए और उसमें लॉग इन करिए। 25,000 रुपए की एक रकम आपको इसमें रखनी पड़ेगी, उससे ज्यादा रख सकते हैं, रकम शेयर के तौर पर भी रख सकते हैं और आप ट्रेडिंग शुरू करिए। कितना भी बड़ा ट्रेड इनिशिएट करिए, ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए लगेगी और जबरदस्त कमाई 400% की आप आराम से कर सकते हैं। प्रूफ आपके सामने है और इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भी आप कमा सकते हो। देर मत करिए, CNBC आवाज देखते रहिए, ट्रेडिंग करिए, कमाई करिए। आप देख रहे हैं सौदा आपका। पहली तिमाही में रिलायंस कैपिटल के मुनाफे में साल दर साल 22% से ज्यादा की बढ़त आई है, जबकि पिछली तिमाही के मुकाबले मुनाफा आधा रह गया है। आय में करीब 15% की बढ़त दर्ज की गई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ED सैम घोष। गुड मॉर्निंग मिस्टर घोष। साल दर साल आपके मुनाफे में बढ़त देखी गई है, जबकि तिमाही दर तिमाही गिरावट आई है। इसके पीछे क्या वजह है सर? No, if you look at, you cannot compare Q4 to Q1. You have to compare Q1 to Q1 because Q4 always is the biggest month for a quarter for insurance, for mutual funds, for all our products. So if you look at Q1 to Q1, our profits have gone up significantly from about 23% growth to 201 crores. Overall, all our businesses have also shown increased profits. And if I look at even giving an analysis of each of our businesses, our asset management business has shown a growth of near over 20% at 108 crores. Fantastic profit figure. AUM's also grown, 1,44,000 crores, over 28% growth in AUM. Equity AUM's obviously nearly about 47,000 crores of that. Then if I move on to our insurance businesses, our general insurance business has shown a profit growth of 30 crores, nearly 20% growth in terms of profits, and gross written premium has gone up to 863 crores, up 10% growth in profits. Life insurance also has shown a growth in profits to 35 crores. Income has remained at 301 crores, primarily because our focus continues to be on traditional products. Last year we had 75% of our business from traditional products, 25% from unit linked. This year that ratio has gone to 87% from traditional products and 13% from unit linked. And for that reason, obviously our persistence also improved significantly. And our focus will continue always on the traditional product front. So our persistence today is at 56%. Then if I go to our commercial finance business, in commercial finance, our profits are at 80 crores. Our profits remain flat primarily because we have had spent some money to build our housing finance business. AUMs are at over 20,000 crores plus 10%. In terms of our focus in the housing finance, we want to clearly focus on that business. Today, AUMs are at about 6,200 crores, up 61%. And profit ROE is over 20%. And going forward for the whole year, we want to go to over 10,000 crores AUM. So therefore our AUM from last year was 5,000 crores, over 10,000 crores. It will be a substantial growth in the housing finance AUM. So that is key focus. मिस्टर घोष, म्यूचुअल फंड कारोबार की अगर बात की जाए तो किस तरह का प्रदर्शन रहा है? क्या अब रिटेल की भागीदारी बढ़ती दिख रही है? आगे म्यूचुअल फंड में रिटेल डिमांड किस तरह रहने की आप उम्मीद कर रहे हैं? Yes. So if you look at our AUM in our mutual funds, it's 1,44,000 crores, of which about 47,000 crores comes from equity. Nearly 60,000 crores comes from retail debt, and the balance comes from liquid type assets. Now, if I look at again the equity retail participation, we have 1.3 million SIPs, and that's growing at quite a significant rate, nearly 15% growth. So therefore, retail customers are coming in. Also, if you look at, we have the largest participation from below the top 15 cities. Today we have about 170 offices and about 42,000 distributors, so we get a large proportion of business coming from smaller towns. And therefore our retail participation has been growing at a phenomenal rate for the last few quarters. और आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक कैसा दिख रहा है सर? No, I think for us for the next few quarters we have shown good growth in this last quarter, in Q1. Q3, Q2, Q3 also will show similar growth in terms of profitability as well as income growth. Obviously, focus areas will remain housing finance,
our broking and distribution business, where we brought in a new CEO. So broking and distribution, you see there'll be substantial growth in that front. Wealth is already growing. And then the other area of focus for us is our commodities business. We have a 26% stake in Indian Commodities Exchange. We feel there's significant potential to grow that, so we'll continue to grow that. And finally, at the insurance, in the insurance front, on the corporate agency guidelines that have come out, we feel that we can now tie up, we can tie up with more than one, a bank can tie up with more than one insurer. And we are in talks with 7 or 8 banks to see potential tie-ups in that front. As you must realize that we operate only in 25% of the insurance space, because 75% of the life insurance space is through banks. And once we get that, we'll have a significant growth in our life insurance business also. थैंक यू सर। हमारे वक्त में कहने के लिए सैम घोष ईडी रिलायंस कैपिटल अपने नतीजों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी और इस कंपनी के बारे में आपका व्यू समझना चाहूंगी। रिलायंस कैपिटल कैसी दिखती है आपको? वेल प्रियंका, आई थिंक हमारी रिकमेंडेशन कवरेज है और हम होल्ड की राय दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखने चाहें तो काफी बेहतर दूसरी एनबीएफसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी एक बड़ा ट्रिगर है, 1 अक्टूबर से बैंक लॉन्च करेगी और वहां पर बयान भी सुने मैनेजमेंट की तरफ से कि अलग रूप में ये कंपनी को लिस्ट किया जाएगा, जो कि एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन भी बनता है। आई थिंक यू आर सेफर बेट्स कंपेयर टू रिलायंस कैपिटल। कवरेज है, होल्ड की राय है और ऊपर की तरफ भी कॉली की राय है जब भी मुनाफा मिलता है। और एक नजर बाजार पर डाल लेते हैं। बिकवाली हावी होती हुई सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में अब हम 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट देख रहे हैं, वहीं निफ्टी भी दबाव के साथ 77 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। मिड कैप जब सुबह खुले थे तो हमें हरे निशान में नजर आ रहे थे, लेकिन अभी दबाव में। अब बैंक निफ्टी, इसको देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने बैंक निफ्टी को सुबह हरे निशान पर कारोबार करते हुए देखा था। अभी थोड़े से प्रेशर में जरूर आ रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने जो एक 7 सूत्रीय प्रोग्राम शुरू किया है, सरकारी बैंकों में नई जान फूंकने के लिए जो कैपिटलाइजेशन की स्कीम लॉन्च की है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी जैसे नाम शामिल हैं, क्योंकि इन्हें सरकार के इस कदम का सीधा फायदा मिलने वाला है। सरकारी बैंकों में जान फूंकने के लिए सरकार ने इस योजना का ऐलान शुक्रवार को किया है। इसे इंद्रधनुष योजना कहा जा रहा है, लेकिन इससे बैंकों को कितना फायदा होगा, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, इस पर बताने के लिए मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी नियति। नियति, गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेज हाउसेस इंद्रधनुष स्कीम को बैंकों के लिए कितना फायदेमंद देख रहे हैं? ओल्ड वाइन इन न्यू शाइनी बॉटल है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे हैं कि जितने भी ये 7 सूत्रीय प्रोग्राम का इन्होंने लॉन्च किया है, ये ऐसा कोई भी बड़ा ऐलान नहीं था जो कि जिसके बारे में पहले नहीं था, ये पहले पता नहीं था। रीपैकेजिंग है जो पुराने स्टेप्स लिए गए थे उसकी तरफ से, और ये इनफ नहीं है जिस तरह से पीएसयू बैंक ब्लीड कर रहे हैं उसको स्टेम करने के लिए, उसकी जो गिरावट है या फिर उसमें सुधार लाने के लिए। मगर एक बड़ा गेम चेंजर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, क्योंकि इकलौता बैंक है जिसको प्राइवेट सेक्टर के सीईओ और चेयरमैन यहां पे मिले हैं, इसलिए अपनी अंडरवेट की रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 130 से बढ़ा के 240 तक का इन्होंने कर दिया है। 30% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहां पर देख रहे हैं। दोनों ही जो सीईओ और चेयरमैन का यहां पे ऐलान हुआ है, इनके पास स्ट्रांग बैकग्राउंड है और ये क्लीन करने में मदद करेंगे इनकी आगे चल के बैलेंस शीट को, कैपिटल रेज करने को और आगे ग्रोथ में बढ़ावा देने को। रेलिगेयर का भी यही मानना है कि कोई भी ये जितने भी प्लान इन्होंने जो ऐलान किया है, कोई बड़ा गेम चेंजर नहीं होगा पीएसयू बैंकों के लिए। ये एक कलेक्शन है अर्लियर अनाउंसमेंट्स का। कुछ एक पॉजिटिव हाँ जरूर थे, जिसमें जैसे कि बैंक ब्यूरो बोर्ड का एक जो गठन होगा, साथ साथ में कैपिटल इन्फ्यूजन जिसको ऑलरेडी बाजार पहले ही डिस्काउंट कर चुका था, और सरकार जिस तरह से एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट को हायर करने के लिए, ये एक पॉजिटिव है। परफॉर्मेंस बेस्ड ESOPs जो दिए जाएंगे सीनियर मैनेजमेंट को, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कोई बड़ा अनाउंसमेंट एनपीए में कट करने के लिए या एनपीए को मैनेज करने के लिए नहीं आया है। बहुत ही जनरल से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। 5 में से जो 4 एमडी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो भी 5 बैंक्स हैं उनमें पीएसयू बैंकों का ही बैकग्राउंड है। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है रेलिगेयर के हिसाब से। एडवाइस भी यही कह रहा है कि हालांकि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूर असर कर सकता है पीएसयू बैंकों में, मगर ये नियर टर्म की अर्निंग्स
पर इसका कोई असर नहीं होगा। फ्रेंचाइजी के इम्प्रूवमेंट में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। ये इंक्रीज करने की आपको सलाह दे रहे हैं, अपना स्टैंड दे रहे हैं, वेटेज बढ़ाने की अपनी राय दे रहे हैं। पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और यूनियन बैंक में यहाँ पे आप निवेश करके चलिए और यहीं पे अपना वेटेज बढ़ाइए। जेफरीज भी बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं है इस पूरे ही प्लान को। बहुत कुछ इन्होंने ऑलरेडी सुना हुआ है। हालांकि जो परफॉर्मेंस बेस्ड यानी KPI की जो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क का इन्होंने खाका पेश किया है वो एक पॉजिटिव है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान HR ओवरहॉल का सबसे बड़ा मिसिंग था। बिग बैंग रिफॉर्म्स का अब जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा रिमोट हो गया है। पूरे ही PSU बैंकिंग सेक्टर में ये SBI को अभी भी अपना टॉप पिक मानते हैं। सबसे ज्यादा सेंस बनता है आप यहीं निवेश करके चलिए। तो ओल्ड वाइन इन पुरानी सी जो बॉटल है वो उसके लिए है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस यही बात दोहरा रहे हैं। शुक्रिया नियति, बहुत सही आपने फरमाया। एक तरह से पॉजिटिव तो देख रहे हैं ब्रोकरेजेस इसमें, लेकिन कुछ नया उन्हें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, आज हम देख रहे हैं जितने भी PSU बैंक्स हैं उनमें शानदार तेजी जरूर देखने को मिल रही है इस कदम की वजह से। और अब सीधा UAE में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। आप वहीं की ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री UAE में मौजूद हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ आके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और जियोजीत BNP पारिबा के VP गौरांग शाह बने हुए हैं। और हम सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। पवन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं भिवानी से। पवन जी गुड मॉर्निंग। बताइए सर, कौन सा शेयर है आपके पास? HFIL है ये, HFIL 300 शेयर है। हेलो, 350 के भाव पर आपने इसकी खरीदारी की है सर? हाँ, 350 के हिसाब से 350। और नजरिया लंबी अवधि का है? मैडम मैं तो रुक सकता हूँ, अगर मुझे ये लगे कि हाँ इसमें प्रॉफिट मिलेगा मुझे, तो मैं 1 साल भी रुक सकता हूँ। ओके ग्रेट। लेकिन फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है। 63 रुपए 20 पैसे पर शेयर के नुकसान पर पवन मित्तल यहाँ पर बैठे हुए हैं। गौरांग सर, HFIL आपको कैसी दिखती है? क्या करने की सलाह देंगे? इन्हें नुकसान हो रहा है इसलिए ये शायद सोच रहे हैं कि क्या मैं अगर इसमें जमा रहूं तो मुझे ये नुकसान फायदे में तब्दील होता हुआ मिलेगा? प्रियंका, निवेश करने से पहले आप तो एक नजरिया बना ले। पहली बात है, नुकसान हो रहा है उस करके फिर आप नजरिया बदल कर देते हैं तो ये रणनीति जो है ये गलत साबित हो सकती है। एज ए डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है HSIL पर, और हमें लग रहा है कि ये जो छोटी या मध्यम अवधि में नतीजों को लेकर के थोड़ी निराशा लगी, उससे मेरे ख्याल से लंबी अवधि के निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य करीबन हमारा 385 से लेकर के 430 का है। जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि ये परिवर्तन पूरा जो सरकार ने कदम उठाए हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन सब कंपनियों के लिए जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, सैनिटेशन वेयर के से जुड़ी हुई कंपनियां काम करती है। और एक बड़ा ही रिप्लेसमेंट मार्केट भी है इनका। मार्केट शेयर काफी दुरुस्त है। आने वाले समय में नजरिया थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इनको, 1.5 साल का या फिर उससे अधिक का नजरिया रखना पड़ेगा, तब जाकर के जो लक्ष्य हमने आपके सामने रखे हैं वो हासिल हो सकते हैं। अगर इनके पास इतनी पेशेंस है और ये रुक सकते हैं, 1.5 साल से ज्यादा का नजरिया बना सकते हैं तो बने रहें। और अगर निवेश लायक पूंजी है, 300 क्वांटिटी इनके पास, 100-150 शेयर अगर ये जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। इससे इनकी एवरेजिंग भी बेहतर हो जाएगी। और अब मेरे साथ गाजियाबाद से रवि गोयल जुड़ गए हैं। नमस्ते गोयल जी, बताइए सर कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम मैं गौरांग जी से पूछना चाहता हूँ, मैंने केनरा बैंक की है 297.45। ओके, मुझे लगता है कि आप किसी बाइक में बैठे हुए या ऑटो में बैठे हुए, लेकिन सवाल आ गया कैनरा बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज सभी जानना चाहते हैं इन PSU बैंक्स के बारे में। 100 शेयर हैं, 297 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, 28 रुपए 60 पैसे पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए हैं। गौरांग जी, इन्होंने ये भी कहा कि आपसे ही पूछना चाहते हैं, हमने देखा कैनरा बैंक को ये जो पूरा रिकैपिटलाइजेशन के जो फिगर्स आए उसमें 947 करोड़ रुपए भी मिलने वाले हैं। और आज देखिए बैंक के सारे ही PSU बैंक के स्टॉक सभी मुस्कुरा भी रहे हैं। आप कैनरा बैंक में क्या रणनीति अपनाने के लिए कहेंगे यहाँ रवि गोयल को?
देखिए, पहले तो शुक्रवार को जो घोषणाएं की गई मेरे ख्याल से एक सही कदम है, लेकिन परिवर्तन आने के लिए, नतीजों पे आसार सुधरने के लिए प्रियंका काफी लंबा समय लग सकता है। और ये रिकैपिटलाइजेशन पहले बार नहीं है, मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में भी रिकैपिटलाइजेशन किया गया था, लेकिन दिक्कत है कामकाज को लेकर के, एसेट क्वालिटी, प्रोविजनिंग, रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के, जो एक बड़ा सवालिया निशान है सरकारी बैंक्स पर। मुनाफा हो रहा है, अगर हमारी राय तो ये होगी कि निजी बैंक्स को ज्यादा अहमियत दे और वहां पर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये विकल्प है इनके पास जहां पर हमें लग रहा है, या फिर सरकारी बैंक्स में इस निवेशित रहना चाहते हैं तो आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ डिस्क्लोजर यहाँ पर हमारी कवरेज है। यूनियन बैंक, हालांकि हमने करीबन 150 के आसपास कुछ कवायद की थी, जिसका लक्ष्य 220 का था और वो लक्ष्य के काफी करीब है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ये जो निजी बैंक्स मैंने जिक्र किया है, वहां पर लंबी अवधि का नजर रख करके निवेश करते हैं तो ये अच्छी तरह रणनीति होगी। चलिए, तो पीएसयू पैक में इन्हें एसबीआई और यूनियन बैंक और अंगजी को ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं, या फिर कुछ निजी बैंक भी उन्होंने सलाह दी है। गौरव जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया सर, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। जिन भी शेयर्स के बारे में हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए। सौदा आपका में इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद राकेश बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपको देंगे फटाफट सलाह स्टॉक्स फटाफट में आगे। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। राकेश बंसल जी मेरे साथ हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए, तो फटाफट शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सतीश जी जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लक्ष्मी विलास बैंक में 1000 शेयर 77 रुपए में उन्होंने खरीदारी की है। तो प्रियंका, इस बैंक का स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता है। मेरी राय में यहां से निकल के पैसे को इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक में स्विच करना चाहिए। जयश्री जी जानना चाहती हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। केएसके में 1000 शेयर 118 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका, किसी भी उछाल पे केएसके से निकलने की राय रहेगी। निजार जानना चाह रहे हैं सर, पोलारिस है इनके पास 500 शेयर 248 रुपए इनकी खरीद का भाव है, 45 रुपए 70 पैसे पर शेयर नुकसान में बैठे हुए हैं। प्रियंका, काफी प्रॉमिसिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। किसी भी गिरावट में अगर निवेश लायक पूंजी है तो एवरेजिंग की राय रहेगी, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगला स्टॉक बर्जर पेंट्स का प्रज्ञा शुक्ला का ये सवाल है, 5000 शेयर 50 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है, काफी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 1 साल का नजरिया बना के। सोहम पांडे फरीदाबाद से जानना चाहते हैं अपोलो टायर्स में क्या करें। 1000 शेयर 60 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है, मेरे को नहीं लगता है कि स्टॉक में मौजूदा सरों से कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 1 साल का नजरिया बना के। उशांग के पास है लवेबल के 800 शेयर 444 रुपए में खरीदारी की है, क्या करना चाहिए आगे। प्रियंका, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जितनी बार भी रैली आती है ऊपर के भाव देखने को तो मिलते हैं बट वहां सस्टेन नहीं होता है, किसी भी उछाल पे निकलने की राय रहेगी। अगला स्टॉक कोरोमंडल का तैमूर मोहम्मद हैदराबाद से पूछ रहे हैं, 350 शेयर हैं 328 रुपए में खरीदारी की है। प्रियंका, टेक्निकल रुझान लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का है, किसी भी उछाल पे निकलने की राय। कोलकाता के देवराज के पास है ओबेरॉय रियलिटी के 2000 शेयर 236 रुपए के भाव पर खरीदा था, अब क्या करना चाहिए। 22 रुपए के प्रॉफिट पर है पर शेयर। प्रियंका, मुनाफा वसूली करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है 1 से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओबेरॉय रियलिटी का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है अमंग ऑल रियलिटी स्टॉक्स। अगला स्टॉक मुंजाल ऑटो चिंतन शाह पूछ रहे हैं होल्ड या सेल। 1000 शेयर 51 रुपए में खरीदा था इन्होंने। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या उछाल पे निकलना चाहिए, इसी स्पेस में रहना है तो मदरसन सुमी और भारत फोर्ज काफी अच्छे लगते हैं। रोहन हेगड़े जानना चाहते हैं सर आईएफसीआई के बारे में। 1000 शेयर है इनके पास, 41 रुपए 50 पैसे में खरीदा था।
प्रियंका, काफी महंगी खरीद है, हालांकि मौजूदा स्तरों से डाउनसाइड लिमिटेड है, 20 रुपए के अराउंड अच्छा सपोर्ट है, बट किसी भी उछाल पे निकलने की राय रहेगी। आशीष रत्ना पारखे जी के पास है मारुति सुजुकी के 100 शेयर, 3011 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 8 महीने से लेकर 1 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बीडी कश्यप जानना चाहते हैं कि माइंडट्री में क्या करें, 200 शेयर 1298 रुपए खरीद। प्रियंका, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, नीचे में स्टॉक का एक अच्छा बेस बन रहा है। अगला स्टॉक क्रॉम्पटन का, जिगर पूछ रहे हैं 100 शेयर 1000 शेयर है, माफ कीजिएगा, 172 रुपए में खरीदारी की थी, क्या करना चाहिए क्रॉम्पटन में इन्हें? प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है 6 से 8 महीने का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, मौजूदा स्तरों से एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। यश शर्मा के पास है MM फोर्जिंग के 500 शेयर, 500 रुपए में ही खरीदारी भी की थी, होल्ड या सेल? प्रियंका, होल्ड करना चाहिए, इनफैक्ट मौजूदा स्तरों पे खरीदने की राय हमने अपने क्लाइंट्स को दी हुई है। मुझे लगता है 6 महीने में 800 प्लस के प्राइजेस MM फोर्जिंग में देखने को मिल सकते हैं। राकेश, शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? थैंक यू प्रियंका। प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में बात करिए एक्सेप्ट फॉर अनंतराज एंड कोलगेट, जिसमें इंटरेस्ट है एज अ इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में नहीं है, बाकी सब स्टॉक्स को हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। तो राकेश जी से हम यहाँ इजाजत लेते हैं और सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। नमस्कार, मुझे यही इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार के सारे अपडेट के साथ कमोडिटी राउंड अप में।